खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हुआ चाहता मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:37 हुआ चाहते हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। नाजरीन, आज जुमे का दिन है, आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुहर्रमुल हराम का तीसरा दिन अंग्रेजी और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुख्तलिफ तारीखों का हवाला देते हुए तारीख के आईने में अहम तरीन मालूमात या फिर आप कह लीजिए हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ अहम तरीन वाक़यात जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने रखते हैं। यहाँ से प्रोग्राम की इब्तिदा होती है और इख्ताम तक कई अहम तरीन मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात है तो ज़रा उस डील पर एक बार फिर से नज़र डालेंगे जहाँ पर ऑफिशियली आप कह सकते हैं या सरकारी तौर पर उस हुकूमत की जानिब से जो मौजूदा रजीम है जिसको तब्दील करने के इरादे के साथ 28 फरवरी 2025 को हमला हुआ था इजराइल और अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज करके। लेकिन अब उसी रजीम के साथ डील करने पर जब अमेरिका और इजराइल मजबूर हुए तो ऐसे में एक बार फिर से मंजूरी उस डील को दी गई। लेकिन ईरान वाली साइड से बड़ी खबर है साथ साथ कि ईरान और इजराइल के दरमियान तनाव इस डील से कम नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, एक ताज़ा बयान सामने आया, वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात अब भी पुरतनाव हैं। 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद पाबंदियां बरकरार हैं। इंटरनेट अभी भी बंद किया गया है और आज फिर से जुमे के रोज हड़ताल की कॉल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर की जानिब से दी गई है। इस पर भारत का एक रद्द-ए-अमल उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आया जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के मसले पर तबसरा फिर से गैर ज़रूरी तौर पर किया गया। ये सारे मौज़ूआत हैं जो सर फहरिस्त है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत की बात करेंगे। हुकूमती सतह पर रिक्रूटमेंट्स के हवाले से या सरकारी भर्तियों पर एक जवाब आया है। क्या उस जवाब से जम्मू कश्मीर के लोग मुत्तफिक होंगे उस वक्त जब हुकूमत ने आदादोशुमार या डेटा भी पेश कर दिया है। मरीजों को आयुष्मान भारत के हवाले से मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि निजी अस्पतालों की जानिब से या डायलिसिस सेंटर्स की जानिब से हुकूमत से इमदाद न मिलने पर या पेंडिंग पेमेंट्स पर इलाज करना बंद करने का फैसला किया था 1 जुलाई से। लेकिन राहत की खबर है, थोड़ी देर में मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कुछ और मौज़ूआत भी दीगर महकमों की कारकर्दगी और आपकी राय भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन इन सारी मौज़ूआत पर जाने से पहले चंद अहम तरीन वाक़यात अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक मेरे साथी ज़हूर आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि मासी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज मुहर्रमुल हराम की तीसरी तारीख है लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर जून की आज 19 तारीख है, जुमातुल मुबारक का दिन है। लेकिन मासी में आज के दिन कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद वाक़ात हैं हस्ब मामूल हर रोज़ आपके सामने आते हैं। और आज आपको बता दें कि आज के दिन 1621 में तुर्क फौजों ने यूनान को शिकस्त दी थी। 1961 में आज के दिन कुवैत ने बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ादी का ऐलान किया था। 2007 में आज से 19 बरस कबल बगदाद में मस्जिद में बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में 78 अफराद के हलाक, 218 जख्मी हुए। 2009 में आज के दिन पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन राह नजात का आगाज किया, इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 2012 में उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को पाकिस्तान की अदालत ने वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया था। 1865 में अमेरिका में गुलामी के खात्मे की याद में जून 10 मनाया जाता है। गुलामी का मुकम्मल तौर पर अमेरिका में आज के दिन खात्मा हुआ था 1865 में। आज के दिन 1910 में दुनिया का पहला फादर डे मनाया गया, इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। कुवैत ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की 1961 में। और आज के दिन 1978 में मशहूर कार्टून किरदार गारफील्ड पहली बार अखबारात में इसको शाया किया गया, इसकी इशाअत आज के दिन हुई थी। 1987 में स्पेन के एक शॉपिंग सेंटर में धमाका हुआ, 21 अफराद हलाक हो गए। 1846 में आज के दिन अमेरिका में पहली मर्तबा मुनज़्ज़म अंदाज में बेसबॉल का मैच खेला गया, इसकी बुनियाद आज के दिन रखी गई थी। 2018 में आज के दिन 8 बरस कबल फीफा वर्ल्ड कप में जापान ने कोलंबिया को शिकस्त देकर तारीख रकम की फतह जीत हासिल की। ये 2018 में आज के दिन मैच हुआ था। तो ये चंद नए वाक़ात कौमी और आलमी सतह की मासी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है जो हमने एक एक करके आपके सामने रखें। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से करेंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बड़ा बयान और पहला बयान, खासकर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान वाहिदा हुआ उस पर पहला रिएक्शन, पहला रद्द-ए-अमल मुज्तबा खामनाई का सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान पर दबाव बनाया गया, अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया गया, लेकिन बिलाखिर ट्रंप को मायूस वापस लौटना पड़ा क्योंकि ट्रंप ने
जो मुद्दे रखे थे या जो दबाव बनाया था, जो शराइत रखे थे, उनको मानने के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ और उन्होंने एक बार फिर कहा कि गैर जरूरी शराइत को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। ये काफी अहम बयान। सरकारी तौर पर मुज्तबा खामनेई की तरफ से उस डील को मंजूरी भी दे दी गई है जो अभी तक आपको अमेरिका और इजराइल के दरमियान यानी आज होने वाले दस्तखत जो दोनों तरफ से होने थे, उससे पहले आपने एक तरफ पेरिस में पेशरफ देखी, दूसरी तरफ मसूद पेजिशकियान के। सबसे बड़ी बात जो इस मुआहिदे की है वो ये है कि मुज्तबा खामनेई ने ट्रंप के हवाले से उनको कहा कि वो डेस्परेट थे, बहुत वो अभी तक इंतजार कर रहे थे, मायूस थे और परेशान नजर आ रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से ये डील हो जाए। लेकिन खास बात यह है कि ऑफिशियली मुज्तबा खामनेई भी इस डील को उनके मुताबिक वो हतमी डील नहीं मानते थे, ना इस पर उनका कोई इस तरह का इरादा था कि वो दस्तखत कर दें। लेकिन उनके मुताबिक मसूद पेजिशकियान और बाकी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की यकीन दहानी के बाद उन्होंने सरकारी तौर पर यह फैसला लिया है कि इस डील पर दस्तखत कर दिए जाएं। तो इस तरीके से सुप्रीम लीडर मौजूदा वक्त में मुज्तबा खामनेई, जिनके पास जिम्मेदारी वालिद के शहादत के बाद 28 फरवरी 2025 बल्कि 26 के बाद है, ये पहला ऐसा मौका है जब ईरान और अमेरिका ने डील तो हतमी कायम कर दी हो, दोनों तरफ से दस्तखत हो गए हैं, लेकिन मुज्तबा खामनेई की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल मिलना था वो बाकी था, जो आज ऑफिशियली ज़हूर मिल चुका है। बिल्कुल, ये बड़ी पेशरफ्त तो हुई है, खासकर जो ईरान के सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामनेई की तरफ से। और अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुआहिदे पर अपना पहला रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मुआहिदा तय कराने के लिए हर किस्म का दबाव और असर व रसूख का इस्तेमाल किया। अपने तहरीरी बयान में मुज्तबा खामनेई ने कहा कि वो उसूली तौर पर इस मुआहिदे के हक में अगरचे नहीं थे, ताहम सदर ईरान के मसूद पेजिशकियान से लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान की यकीन दहानियों के बाद वो इसके लिए राजी हुए और इस मुआहिदे को मंजूरी दी गई। उनके मुताबिक हुकाम ने उन्हें मुकम्मल तौर पर इसकी यकीन दहानी कराई कि ईरान और मज़ाहमती महाज के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ रखा जाएगा, ईरान की कौमी सलामती का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ रखा जाएगा। खामनेई ने कहा कि ईरानी सदर ने वाज़ह तौर पर यकीन दहानी कराई कि अगर अमेरिका मुस्तकबिल में कोई ज़रूरी या हद से ज़्यादा मुतालबात पेश करता है तो ईरान उन्हें हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। बता दें कि 18 जून को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने मफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल तौर पर दस्तखत किए थे और उसके बाद से मुआहिदे पर इब्तिदाई तौर पर अमेरिकी सदर जेडी वेंस और ईरानी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने भी दस्तखत किए थे वर्चुअल तौर पर। और अब उसके बाद इस पेशरफ्त का इम्कान था। मैं ज़ाती तौर पर इससे मुत्तफिक नहीं था, लेकिन सदर की यकीन दहानी के बाद मैंने ऐसा किया। पहला तहरीरी बयान जो ज़हूर बता रहे थे कि इस सारी पेशरफ्त के दरमियान मुज्तबा खामनेई की तरफ से आया। दूसरा, ये भी वाज़े अल्फाज में कह दिया गया जो एक मुस्तकबिल करीब में जो भी पेशरफ्त होगी उस हवाले से आज का एक साफ संदेश है, साफ मैसेज है कि अगर किसी भी तरीके से मजीद मुतालबात, ये जो 14 नुकात आपको नजर आ रहे थे जिस पर हस्ताक्षर हुए, दस्तखत किए गए, इसके अलावा एक्सेसिव डिमांड्स रखी गई तो उस पर किसी भी तरीके से कोई बात नहीं बनेगी, मुश्किलात बढ़ेंगी और कोई दबाव झेलने के लिए या डिमांड्स को जबरदस्ती बनवाने की कोशिश अगर अमेरिका तेहरान से करता है तो वह नहीं होगा। वही सूरत हाल पैदा होगी जो 28 फरवरी के बाद दोबारा हुई है। ये तो एक खबर, लेकिन जब ये डील हुई है तो इसका पहला असर दिखना शुरू हुआ इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट पर। साफ असर कि तेल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुई हैं। वो इसलिए कि 32 से 33 किलोमीटर की जो स्ट्रेच था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो ऑफिशियली अब खोल दिया गया है, जिसका अमेरिका की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है। ट्रंप की तरफ से ईरान की शिपिंग पर पाबंदियां खत्म करने या उठाने का हुक्म दे दिया गया है और इस तरीके से आबनाए हरमुज की ऑफिशियली एक तवील मुद्दत के बाद अमेरिका ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि प्रेसिडेंट अमेरिका के ट्रंप के हुक्म पर ईरान बंदरगाहों से आने और जाने वाली तमाम जो बहरी आमदोरफ्त थी उस पर नाकेबंदी खत्म कर दी गई है। सेंटकॉम के मुताबिक, जिनका एक्स पर एक पोस्ट आया जो आपके सामने है, अमरीकी अफवाज अब खलीज में ईरान की बंदरगाहों की तरफ जाने या वहां से आने वाली जो तिजारती और दीगर बहरी जहाज थी उनकी नकलो हमल या मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं डालेगी। बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान की बंदरगाहों के लिए नाफिज की गई तमाम अमरीकी बहरी नाकेबंदी अगरचे बंद कर दी गई है, ताहम अमरीकी बहरी जंगी जहाज खित्ते में मौजूद रहेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जा सके। अमरीकी ऐलान को जो हालिया अमरीकी ईरानी मफाहमत है उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी की तरफ एक अहम पेशरफ्त भी करार दिया जा रहा और इससे खलीज में जो बहरी तिजारत है
जो शिपिंग है, समुद्री रास्तों से होने वाली तिजारत है और फिर जहाज रानी की सरगर्मियां हैं, उसकी बहाली के लिए राह हमवार करने की भी तवक्को की जा रही है। और नाकेबंदी का ऐलान या नाकेबंदी खत्म करने का ऐलान तब हुआ है जब आज फरीकेन और सालिस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत जंगबंदी मुस्तकिल तौर पर नाफिज हो गई है। 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खमनेई की शहादत के बाद ईरान ने आबना हरमुज को बंद कर दिया था, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका की तरफ से ईरानी बहरिया की नाकेबंदी कर दी गई थी और उस वक्त चारों तरफ से हमने ये सूरत हाल देखी थी। लेकिन ईरान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्दअमल भी जाहिर किया है, इंतबाह जारी किया है। ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबा मुताबिक कि अगर किसी भी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई या फरीक मुखालिफ की जानिब से गैर जरूरी और सख्त मुतालबात सामने आए तो ईरान भरपूर और फैसला कुन रद्दअमल देने से गुरेज नहीं करेगा। इस बीच इस वक्त ये भी इतलात मिल रही है कि अमेरिका ने हिजबुल्लाह नेटवर्क के अफराद और इदारे ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं, असासे भी मुंजमद करने का ऐलान किया गया है। लेबनान के अंदर ये सारी सूरत हाल तब बन रही है जब ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि लेबनान पर बेंजामिन नेतन्याहू अपना रवैया या रुख नर्म करें, इसकी अपील अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। बिल्कुल, एक तरफ से अमन की बातें जब चल रही है, अमन माहिदा मुकम्मल हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से इस अमन माहिदे को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश इजराइल की तरफ से हो रही है, क्योंकि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर और दो टोक अल्फाज में कहा कि लेबनान से इजरायली फौज का इनखिला नहीं होगा, खासकर जनूबी लेबनान से फौज को वापस नहीं बुलाया जाएगा। ये नेतन्याहू की जानिब से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त तय हो जाने के बावजूद भी लेबनान से अपनी फौजें वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि जो मुआहिदा है उसकी पहली शर्त यही है कि लेबनान से लेकर ईरान तक कोई भी फौजी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको मुस्तरद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले का ऐलान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि मुआहिदे और बैन अक़वामी दबाव के बावजूद इजरायली फौज जनूबी लेबनान से वापस नहीं हटेगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का मजीद कहना था कि जब तक इजराइल की सलामती का तकाजा होगा, जनूबी लेबनान में कायम सिक्योरिटी जोन बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शुमाली इजराइल के शहरों में अमन और खुशहाली की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है और इस मकसद के लिए जनूबी लेबनान में इजरायली फौज की मौजूदगी नागुज़ेर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम शुमाली शहरों में सिक्योरिटी और खुशहाली बहाल करेंगे। इसके लिए अच्छा, इसमें दो पर्सपेक्टिव वो दे रहे हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लेबनान के अंदर उनकी मौजूदगी खत्म करना या अदम मौजूदगी का एहसास बिल्कुल भी नहीं दिलाना चाह रहे हैं। एक तो स्टेटमेंट क्लियर है। दूसरा कि अमन और अमान की सूरत हाल या खुशहाली को यकीनी बनाने की, जहाँ खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई इसराइल की तरफ से, लेबनान के अंदर भी फौज दाखिल करके कार्रवाइयाँ करके 3.5 लाख के आसपास मकामी जो आबादी है उसको हटाना पड़ा पहाड़ी सिलसिले के अंदर। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में अभी भी तो मुआहिदे की पहली शिक की खिलाफ वर्जी ऑफिशियली हुई है। अब ईरान का इस पर रद्दअमल क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। कुछ दिन पहले आपको जब इस एग्रीमेंट की तरफ हम बढ़ ही रहे थे तो ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, ये कहकर कि लेबनान के अंदर कार्रवाइयां अभी तक बंद नहीं की, यानी सारे फ्रंट्स पर मिलिट्री ऑपरेशंस को रोका जाए, सस्पेंशन के ऑर्डर्स निकलने चाहिए। ट्रंप पर दबाव बनाया गया था तेहरान से। अब जब एग्रीमेंट हुआ तो पहली शिक है कि लेबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर मिलिट्री ऑपरेशंस या जो फौजी ऑपरेशंस चल रहे थे उनको रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जब ऑफिशियल इनकार हो जो एक मेजर स्टेक होल्डर है इस एग्रीमेंट का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ लेकर जा सकती है। एक तरफ आज तारीख की डेट, साइन की डेट, एक साइड आज की तारीख में सिग्नेचर्स हुए, दस्तखत हुए हैं अमेरिका और ईरान। नाकेबंदी खत्म की जा रही है, एक दूसरे की कार्रवाइयों को अब सराहा जा रहा कि दोनों तरफ से मस्बत पेशरफ्त हुई। लेकिन इजराइल जब इस पर वजिद है कि वो अपनी फौज को यहाँ से नहीं हटाएगा किसी भी सूरत में, तो आप शायद अब रिएक्ट इस पर ईरान भी करे, इसका इंतजार किया जा रहा। बहरहाल इस पर मजीद पेशरफ्त होगी, इसका अंदाजा लगाते हुए आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन अब जरा एक और खबर की तरफ आपको ले चलेंगे। जब बात अमेरिका के हवाले से हुई है तो अमेरिका के अंदर फायरिंग का एक और वाकया पेश आया है। इस बार 16-17 साल का एक लड़का पकड़ा गया। गिरफ्तारी जब हुई तो कहा जाता है कि इसके नापाक अज़ाइम थे, ऐसे मंसूबे थे जो बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स को, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जहां पर फायरिंग हुई, गोलियों की आवाज से खौफ व हरास चारों तरफ देखा गया।
नुकसान किसी तरह का जानी नहीं हुआ है, जिसकी कंफर्मेशन मकामी पुलिस की जानिब से की गई है और पुलिस ने मुश्तबे मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिसकी उम्र महज 17 साल बताई जाती है। न्यूयॉर्क जो टाइम्स स्क्वायर कहलाता है, मसरूफ तरीन और इंतहाई हाई प्रोफाइल इलाकों में से या व्यस्त रहने वाले इलाकों में से एक माना जाता है। बड़े और इंपॉर्टेंट शहरों में से एक। 3:40 के आसपास फायरिंग का ये वाकया पेश आया और इतलात के मुताबिक यहां पहली एक चैंपियनशिप भी होने जा रही थी न्यूयॉर्क के अंदर, निकफील्ड स्ट्रीट्स में, लोअर मैनहट्टन के अंदर। उसी दरमियान तब वाकया पेश आया जब 10,000 पुलिस अफसरान डिप्लॉय किए गए थे इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। हजारों अफराद की तैनाती के बावजूद इस तरह का वाकया पेश आया। 53 सालों में सबसे बड़ा इवेंट था, उसी को टारगेट किया गया और 17 साल का ये लड़का पकड़ा गया है। इसका ताल्लुक शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया से है। अब फायरिंग के पीछे क्या अगराज़ो मकासद थे, क्यों गोली चलाई गई, इसकी तस्दीक मजीद पुलिस करेगी, लेकिन ये एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, एक ट्रेंड है। अब वेपन लाइसेंस हासिल करना, फिर पब्लिक प्लेसेस पर फायरिंग करना, कहीं पर भी गोलियां चलाकर लोगों की जान लेना, अमेरिका के अंदर ये नया सिलसिला हमने देखा है, जिसमें मजीद अब इस तरह के वाकयात बढ़ रहे हैं या इजाफा हुआ है। और कुछ दिन पहले जो पुराना अभी इंसिडेंट था उससे अभी हम बचे ही थे, बाहर निकले ही थे, ये नया वाकया पेश आया है। लेकिन अच्छी बात यह कि किसी तरह का नुकसान इस वाकये में नहीं हुआ। चलिए, बात अमेरिका ईरान के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, बात भारत पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से करते हैं। और बड़ी खबर यह कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत ने पीओके का मामला उठाया। पीओके में जो मुजाहरे हो रहे या जिस हवाले से वहां पर लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, ये मामला अब अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा, जहां पर भारत ने खुलकर पाकिस्तान पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालिया हो रही है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का मामला उठाया और UNHRC में भारत की पाकिस्तान पर उन्हें शदीद तनकीद की और कहा कि इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर भारत ने तशवीश का इजहार किया। भारत के नुमाइंदे ने कहा कि रोटी मांगने वालों को गोलियां मिलती है, पाकिस्तान की तरफ से पीओके के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुजाहिरीन की हलाकतों का मामला उठाकर उस पर तशवीश का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत ने अपना मौक़िफ़ रखा कि ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक है, जिस पर आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, साथ ही साथ भारत ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत भी की और UN इंसानी हुकूक काउंसिल में मुबैना इंसानी हुकूक खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ बुलंद की गई। UN फोरम पर भारत का पाकिस्तान से इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा किया गया और मुजाहिरीन को इंसाफ के बजाय गोलियां मिली। ये भारत ने अपना मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में रखा। अच्छा, याद रखिएगा, ये बयान कब आया? जब पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने एक तबसरा किया जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सूरत हाल पर, भारतीय हुकूमत के इक़दामात पर सवाल उठाए, तो उसका जवाब इंडियन डिप्लोमेट अनुपमा सिंह की तरफ से दिया गया, जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो भारत की तरफ से जवाब देती नजर आई। राइट ऑफ रिप्लाई के तहत भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को UN हाई कमिश्नर की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसका जब हवाला दिया जा रहा था तो उस पर जवाब दिया, मॉन्स्टर बाइट्स बैक का हवाला दिया गया या फ्रैंकस्टीन स्टेट भारत की तरफ से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, और फिर भारत ने यूनाइटेड नेशंस में जो परमानेंट मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी हैं अनुपमा सिंह, उन्होंने इस्लामाबाद को या पाकिस्तान की पॉलिसियों की तनकीद करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को होस्ट करना, उनकी तरबियत देना, उन्हें डिप्लॉय करना और जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना, ये पुराना मकसद रहा है जिसके तहत वो आज भी इक़दाम कर रहा है। लेकिन POJK के अंदर जब आटे, दाल, चावल या रोटी की लड़ाई शुरू हुई तो उसमें पाकिस्तानी रेंजर्स या इस्लामाबाद ने गोली से जवाब दिया। अनुपमा सिंह को सुनिएगा, जो पाकिस्तान को राइट ऑफ रिप्लाई के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जवाब दे रही थी। To exercise its right of reply in response to references made to it by Pakistan and the OIC. We categorically reject the baseless and malicious allegations made by Pakistan. We also categorically reject the references to JNK made by the OIC. Pakistan's propaganda is designed to mask its domestic failures and support for terrorism. Its misuse of the OIC coordinator's role only reinforces this deception.
We have no desire to dignify such propaganda. However, we would like to make a few points. For the record, Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. The only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their return. Mr. Vice President, Pakistan's propaganda cannot obscure the reality of repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The ongoing tragedy in Rawalakot, the killing of hundreds of civilians and the brutal crackdown across Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are the predictable outcome of a system built on forcible occupation and sustained through repression. Decades of military land grabs, demographic engineering, and the denial of basic freedoms have brought matters to a point where even demands for bread, electricity, rights and dignity are met with bullets and brutality. This should surprise no one. An illegal and illegitimate occupation can be sustained only through force. Mr. Vice President, this is the country. पाकिस्तान की पॉलिसी पर मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वाले हिस्से के अंदर मौजूदा पॉलिसी पर सवाल भारत की तरफ से उठाए गए कि बुनियादी हुकूक की लड़ाई लड़ने वालों पर जब गोलियां चलाई गई तो इस तरीके से आवाज को दबाया नहीं जा सकता, कम से कम उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर लोग कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि असल में जो शुरुआत जो हालात थे वो पॉलिटिकल राइट्स की भी थी, बुनियादी हक की भी थी। और लड़ाई दरअसल आटे की या टैक्सेस की जब शुरू हुई थी तो तब भी गोलियां चलाएंगे। भारत ने पुराने वाकयात को भी और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी इस तरह का तबसरा किया है। लेकिन बात जरा करते हैं मरकजी हुकूमत की। साल 2026 के हज के कामयाब इनेकाद के बाद, इंतजामात को बेहतर हतमी शक्ल देने के बाद मरकजी वजारत हज की जानिब से आइंदा 2027 की पॉलिसी में तब्दीली की जा रही है और न सिर्फ तब्दीलियां होंगी बल्कि मजीद सहूलियात का ऐलान भी किया गया है। और नई पॉलिसी मुतारिफ कराने का मरकजी वजीर किरण रिजिजू की तरफ से ऐलान किया गया है। हज 2026 में ये जो इस बार आज़मीन का सफर रहा उसमें सहूलियात बेहतर थी और इसलिए भारत की हुकूमत को मुतलका वजारत को 2 इनामात से नवाजा गया है। 2027 के लिए तैयारियां जब शुरू हुई हैं तो एक हज 2026 के बाद भारत की तारीख में इस बार के होने वाले इंतजामात पर किरण रिजिजू के मुताबिक हज रिव्यू मीटिंग के बाद जो मीडिया को ब्रीफ किया गया कि न सिर्फ 2 अवार्ड मिले हैं बल्कि अब तक की तारीख में इस बार सबसे बेहतरीन सफर रहा। सहूलियात बहुत अच्छी थी मक्का मुकर्रमा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर। जिस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए, नोडल अफसरान ने काम किया, वजारत खारजा ने अपनी जगह काम किया है, हज वजारत ने अपना काम किया है और जल्द ही आने वाले दिनों में भारत सरकार सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए हज पॉलिसी का एक नया पार्ट, एक नया बाब शुरू करने जा रही है। नई पॉलिसी होगी जो मुतारिफ कराई जाएगी। फिर यह भी कहा गया है कि एक नया बेंचमार्क भारत के आज़मीन की तरफ से और वजारत की जानिब से इस बार जो है वो कायम किया गया है। 2 अवार्ड्स बेहतर सहूलियात के मिले हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन हुई है, आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई है भारतीय हुकूमत को, मुतलका वजारत को। और हज रिव्यू मीटिंग में जब मुतलकीन से गुफ्तशनीद किरण रिजिजू कर रहे थे तो इनने इस बात की भी तस्दीक की कि जो 1,75,000 का कोटा था वो बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है क्योंकि इस बार फीडबैक बहुत अच्छा आया है। तो आइंदा बरसों में मजीद बेहतर हिकमत अमली के साथ काम हो, इसके लिए हुकूमत ने काम आज से ही शुरू कर दिया है। किरण रिजिजू जिनके मुताबिक नई हज पॉलिसी भी मुतारिफ कराई जाएगी, फीडबैक इस बार अच्छा मिला और इस बार जो इकदामात थे वो 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स से कहीं ज्यादा बनते हैं। 2 अवार्ड्स इसके लिए भारत की वजारत को, हज की वजारत को मिले हैं, जिसके लिए उन्होंने तमाम मुतलकीन की कंसर्न ऑफिसर्स की तारीफ की कि आइंदा दिनों में मजीद इस तरह के फैसले होंगे जहां नई पॉलिसी भी नए फैसलों की फहरिस्त में शामिल होगी। एम्बार्केशन पॉइंट से भारत से जब सऊदी अरब जाता है, मक्का मदीना, फिर हज पूरा करके वापस अपना घर पहुंचने तक, इस दौरान जो जो चीज हुए हैं ये सारा हम हिसाब किताब करके बोल सकते हैं कि इस बार का हज 2026 का सबसे शानदार हज रहा है, जिसका नतीजा 2 अवार्ड हमको मिले हैं। अभी हम फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुझे हैंड ओवर किया है ये अवार्ड। तो ये जो टोटल मैनेजमेंट, हज किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और इतने लाखों के संख्या में हज यात्री वहां होते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान को जो 2 अवार्ड मिले हैं इसके लिए मैं पूरे हज के मैनेजमेंट टीम
मेरे मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पूरे टीम और बाकी जितने मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जैसे सिविल एविएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी मैं शुक्रगुजार देना चाहता हूं, उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि सबका मिलन से हमको ये अवार्ड मिला है। और जो ऐप हमने नया निकला था इस बार, हज ऐप, सुविधा ऐप को हमने इम्प्रोवाइज किया था, उसका भी काफी असर अच्छा देखने को मिला है। हेल्थ और सिक्योरिटी में बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है। सऊदी अरब के लोग भी हमको तारीफ की है कि हिंदुस्तान का हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है। सारा ये बेटर मैनेजमेंट की वजह से जो मौत होते हैं, क्योंकि हज बहुत एक गर्मी के समय में हज हो रहे हैं, अभी का जो हज है वो उस दौरान 45 डेज का टोटल हज के दौरान जो अनफॉर्चुनेट डेथ होते हैं, मौत होते हैं, किसी न किसी कारण से होते हैं और वो हीट की वजह से एग्रेवेट भी होते हैं। तो 2024 में जो हालात मैंने रिव्यू लिया और आज हम जो रिव्यू ले रहे हैं, कई अंतर आए हैं। और 2000 में 200 से ऊपर मौतें हुए थे, इस बार टोटल फैटालिटी 90 रहा है पूरा। यहाँ से जाके कुछ लोग तो मैंने उस दिन भी बताया था, वहाँ रिपोर्टिंग पहुँचने से पहले ही मेडिकल प्रॉब्लम डिटेक्ट किया गया था और जिसके वजह से मौत हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो हम पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे हमारा फैटालिटी का जो परसेंटेज है काफी इम्प्रूव हुआ है। नई हज पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी और हज 2027 के हवाले से तैयारियां भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई, बता रहे थे अक़लियती अमूर के वज़ीर जिनके पास हज की भी जिम्मेदारी है, किरण रिजिजू। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से करते हैं, क्योंकि आइंदा के 12 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान फ्लश फ्लड के साथ साथ तेज़ हवाएं चल सकती है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। खासकर शुमाली भारत के रियासतों में और जम्मू कश्मीर में आइंदा के 12 घंटे काफ़ी अहम हैं। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिशों का इम्कान है और तेज़ बारिशों के साथ साथ फ्लश फ्लड से लेकर गरज चमक और ज़ालाबारी और तेज़ हवाएं चल सकती है और लोगों को इस वाले से एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गरज चमक, तेज़ हवा और ज़ालाबारी के साथ मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिसके बाद महकमा मौसमियात ने फ्लश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर जो शाहराह पर सफ़र करने वाले लोग हैं वो ज़रा एहतियात बरतें। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर और जम्मू डिवीज़न के कई इलाकों जिनमें रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पूंछ शामिल है, यहाँ पर बारिश और गरज चमक के साथ मौसम की सरगर्मियाँ देखने में आई है। सोनमर्ग, बालतल और मुकद्दस अमरनाथ गुफा रूट पर भी बारिश की इतलात है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शुमाली और वस्ती कश्मीर के बाज़ इलाकों में जिनमें टंगडार, कुपवाड़ा, हंदवारा, बडगाम, उड़ी, लोलाब, गांदरबल, शुपियां और कोकरनाग शामिल है, वहाँ पर भी इस तरह के मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं। साथ ही साथ बाज़ मुकामात पर शदीद बारिशों के बायस फ्लश फ्लड, पानी जमा होने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। खासतौर पर जब पहाड़ी और हसास इलाकों में सूरत तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बारिशों के बाद कई इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। ताहम हुकाम ने अवाम और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी की है, क्योंकि कहा गया है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान मौसम मज़ीद ख़राब रह सकता है, जिस दौरान तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश और ज़ालाबारी का ख़तरा है और लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। खासकर जो शाहराह पर सफ़र करने वाले लोग हैं, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा है, उनसे कहा गया है कि वो एहतियात बरतें और महकमा मौसमियात की ताज़ा एडवाइजरी के बाद ही अपना सफ़र शुरू करें, ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फ़िलहाल आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशों या हल्की बर्फबारी पहाड़ी सिलसिले में हमने देखी, दोबारा से इसके इम्कानात हैं। ऐसे में असल में जो कोशिश रहती है कि कमज़ोर तरीन स्ट्रक्चर या उन एरियाज़ में जहाँ पर
फ्लैश फ्लड्स, मड स्लाइड्स या फिर किसी न किसी तरीके से पत्थर गिरने के या स्टोन शूटिंग का कोई खतरा रहता है। पहाड़ी सिलसिले में इन दिनों लोग ढूकू या बहकू का रुख भी किए हुए हैं। खाना बदोश अफराद, वो तमाम फैमिलीज जो मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों के अंदर काम इन दिनों निकले हैं, उनको भी सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। दरअसल अवेयर करने का एक मौका जिसमें अथॉरिटीज़ की जानिब से किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना हो। फिर टूरिस्ट का भी सीज़न है, तो ये भी याद रखिएगा कि टूरिस्ट अच्छी खासी तादाद में इन दिनों जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। फिर साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है, तो सारी चीज़ें बड़ी एहतियात के साथ फूक फूक कर कदम रखा जाता है अथॉरिटीज़ की तरफ से। ऐसे में जम्मू सूबा, कश्मीर प्रोविंस दोनों जगहों पर और लद्दाख के अंदर भी दोबारा से बारिशों का इम्कान है। अब ज़रा आगे लिए चलते हैं। वादी के कश्मीर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रात देर गए पेश आया, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनकी हालत अब बेहतर है, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से भी कंफर्म किया गया है। श्रीनगर के खनमो इलाके में जहां पर प्लांट में हादसा हुआ था और खैबर सीमेंट इंतजामिया की जानिब से इस वाक़े पर अफसोस का न सिर्फ इजहार किया गया, बल्कि ज़ख्मी मुलाजमीन को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद भी खैबर सीमेंट की जानिब से फराहम की गई, जो ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। ये वो स्टेटमेंट जो जारी किया गया है। ज़ख्मियों की हालत पर मुसलसल कंपनी के मुताबिक नज़र रखे हुए और तमाम जो अखराजात अस्पताल में जो इन पर दबाव पड़ता वो कंपनी ने खुद अपने ज़िम्मे लिया है और इलाज इन सारे वर्कर्स का करवाया जा रहा है। खैबर सीमेंट की तरफ से खनमो में जो वाक़या पेश आया है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसमें पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे पर खैबर सीमेंट के जो मुंतज़मीन हैं, जिम्मेदारान हैं, उनने गहरे रंजो गुम और अफसोस का इजहार किया है। कंपनी के मुताबिक 18 जून की रात तकरीबन 9 बजे पेश आने वाले इस हादसे में चंद मुलाजमीन जख्मी हुए थे और कंपनी भी बता रही कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद हंगामी तिब्बी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। जख्मी मुलाजमीन को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और हालत खतरे से बाहर है। खैबर सीमेंट के मुताबिक इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारान सूरत हाल पर मद्देनजर इस वक्त नजर रखे हुए और जख्मी मुलाजमीन, उनके अहले खाना और तिब्बी टीमों के साथ राब्ते में हैं ताकि ख्याल इस मुश्किल घड़ी में मुलाजमीन का रखा जा सके। साथ साथ खैबर की तरफ से ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि मुतासरा मुलाजमीन को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जा रहा है। बयान के मुताबिक इस वक्त कंपनी की अव्वलीन तरजीह जख्मी मुलाजमीन की सेहतियाबी और फलाह बहबूद है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी साथ साथ शुरू कर दी गई हैं, जो इस वक्त जारी है, जबकि कंपनी के मुताबिक मजीद तफसीलात मुनासिब वक्त पर आवाम के साथ शेयर की जाएंगी। तो जो चंद मुलाजमीन के ज़ख्मी होने की खैबर सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है खनमो के अंदर, वहाँ पर हादसे में ज़ख्मी होने की इतलात थी। एक तो अच्छी खबर ये कंपनी की जानिब से दी गई है कि फ़िलहाल तमाम लोग सेहतियाब हो रहे हैं, सूरत हाल पहले के मुकाबले बेहतर हैं और हुकाम की जानिब से इस वाक़े पर अफसोस का न सिर्फ इजहार किया गया, बल्कि मुतासरीन की इमदाद के लिए, तिब्बी इमदाद के लिए, उनकी मदद के लिए भी कंपनी सबसे पहले आई और प्रायोरिटी भी ये है कि जल्द से जल्द मुतासरा मुलाजमीन सेहतियाब हो जाएं, उनके अहले खाना को भी किसी भी तरीके से मुश्किलात पेश ना आए, इसके लिए यकीन दहानी कराई गई है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात सालाना अमरनाथ यात्रा की भी करते हैं, जहां पर इंतजामिया की जानिब से दोनों रूट्स पर कश्मीर प्रोविंस में सरदन और जो सेंट्रल कश्मीर के ब्लॉक्स हैं, यानी चंदनवारी वाला रास्ता और बालतल पहलगाम वाला रास्ता, दोनों रास्तों पर अथॉरिटीज की तरफ से माउंटेनियर्स की टीमें रवाना कर दी गई हैं। लेकिन साथ साथ इंतजामात सख्त हों, इसके लिए भी इक़दाम जम्मू के अंदर उठाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया है। बालतल, नुनवन बेस कैंप और भगवती नगर में मजीद सिक्योरिटी एहलकारों को तलब किया गया है और इस वाले से डायरेक्टर जनरल पुलिस नालिन प्रभात ने माउंटेन रेस्क्यू टीमों को भी रवाना किया है ताकि यात्रा से कबल ही तैयारियों में तेजी लाई जाए। और इस वाले से अमरनाथ यात्रा 2026 के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया है। बेस कैंपों समेत अहम मकामात पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी जारी है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन भी किया ताकि यात्रा के दौरान किसी भी मुमकिन खतरे को रोका जा सके और अकीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इधर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नालिन प्रभात ने श्रीनगर में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF हेडक्वार्टर से खुसूसी माउंटेन रेस्क्यू टीमों को भी रवाना किया। ये टीमें यात्रा के दौरान हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू ऑपरेशंस अंजाम देंगे। हुकाम के मुताबिक यात्रा के लिए कसीर साथी सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, जिसमें ज़मीनी निगरानी से लेकर नाकों की तैनाती और हसास रास्तों पर सख्त चेकिंग शामिल है। और हिफाजती इदारों का कहना है कि यात्रा को महफूज और पुरअमन बनाने के लिए
तमाम ज़रूरी इकदाम मुकम्मल किए जा रहे हैं और इस हवाले से मॉक ड्रिल से लेकर जो दीगर इंतजाम हैं और ना सिर्फ फौज, पुलिस, सिविल इंतजामिया और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से लगातार मॉक ड्रिल्स चलाए जा रहे हैं, चेकिंग चलाई जा रही है ताकि अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से जिसकी शुरुआत होगी उससे पहले ही इंतजामात मुकम्मल हो, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात उस वाले से। चलिए शिल्पा शर्मा के पास चलते हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक कश्मीर प्रोविंस की जहां पर माउंटेनियर्स की टीम या जो रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं पर भी काम आने वाले जो एम्प्लॉयज हैं या ऑफिशियल्स हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो उन रास्तों पर डिप्लॉय किए गए। 25 ऐसी लोकेशन हैं जहां पर वो काम करेंगे। जम्मू के अंदर जहां पर पुलिस की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं, क्या प्रिपरेशंस जम्मू के अंदर पर्टिकुलरली नजर आ रही हैं और पहला काफिला कब एग्जैक्टली पहुंच रहा है शिल्पा? आप देखिए 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर भी इस समय सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय तैनात है। हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा बेस कैंप की बात करें तो वहां पर भी सीआरपीएफ ने जो है वो घेरा डाल दिया है अपने कब्जे में। जो भगवती नगर है, जम्मू भगवती नगर बेस कैंप, उसे जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। वहां पर भी जो है वो सर्चेस की जा रही है ताकि छोटी से बड़ी चीज पर जो है वो इस समय निगरानी रख सके। इसके अलावा जो तवी रिवर फ्रंट है जम्मू का, वहां पर भी जो है वो वहां पर आने वाले टाइम पे जो है वो जवानों को वहां पर तैनात किया जाएगा। अर्धसैनिक बल वहां पर जो है वो तैनात होंगे। फिलहाल वहां पर इस समय बूथ बनाए जा रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर होनी है। अच्छा, एक चीज और भी शिल्पा, इन दिनों घर घर ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या कंप्लीट हुई है? फिर कहा गया कि जो भगवती नगर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, अपर और लोअर है, बेली चराना का इलाका है, तवी रिवर फ्रंट है, आसपास जो लोकल्स हैं उनके घरों के अंदर भी आने वाले दिनों में शायद ये चेकिंग का प्रोसेस कंटिन्यू हो, वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो दाएं बाएं हर साल होता है मामूल के मुताबिक, क्या वो कंप्लीट हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए उसे जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है। अभी तक वो कंप्लीट मुकम्मल नहीं हुआ है और उसके आसपास जिस प्रकार से आपने कहा कि वहां पर भी सर्चेस की जाएंगी। हर बार जो है हर वर्ष इस प्रकार से देखने को मिलता है कि आसपास के जो भी घर है या फिर जो भी दुकानें हैं वहां पर भी जो है वो जवान जाते हैं, वहां पर भी सर्चेस की जाती है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो और सुरक्षा और इसी के साथ सुविधाजनक जो है वो ये यात्रा है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तैयारियां इस समय जो है वो कर रही है। ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं कि यात्रा से कबल ही जो साधु साधवाएं वो पहुंचती है, क्या उनका आना शुरू हो गया है और उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और उनका इस साल की यात्रा पर क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए जम्मू की पुरानी मंडी स्थित श्री राम मंदिर में जो साधु संत साध्वी है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि भारी संख्या में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे भारी संख्या में साधु संत साध्वी वहां पर जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल वहां पर आ चुके हैं, उनके लिए पूरी तरीके से हर वर्ष जो है वो व्यवस्था की जाती है। लंगर वहां पर उन्हें दिया जाता है, रहने और खाने की व्यवस्था पूरी तरीके से जो है वो श्री राम मंदिर में साधु संत के लिए जो है वो की जाती है। और जैसे ही जत्था यानी कि 2 तारीख को जो है बीती रात को 2 तारीख की सुबह को जो है वो जत्था रवाना होगा जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से और इसी के साथ साधु संत भी जो है वो जत्थे के साथ रवाना होंगे बाबा बर्फानी के बहुत दर्शन शुक्रिया करने के लिए। शिल्पा, डिटेल्स दे रही थी, जम्मू से हमारे साथ थी। थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और जरा ये भी आपको बताते चलें कि यात्रा के हवाले से जब तैयारियां चल रही हैं तो लंगर लगाने का सिलसिला, सिक्योरिटी तो अपनी जगह, लेकिन जो सिविल सोसाइटी का, आम लोगों का, स्थानीय लोगों का, कारोबारियों का जो रोल रहता है उस पर भी साथ साथ प्रिपरेशंस हो रही हैं। लेकिन एक और मेगा इवेंट होने जा रहा है जिसमें तैयारियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी की जा रही हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट लद्दाख आ रहे हैं। योगा डे के मुनासबत से तकरीबात का आगाज पहले से हो चुका है, लेकिन मेगा योगा इंटरनेशनल डे पर सबसे बड़ी जो तकरीब होनी है वो जहां वेस्ट बंगाल के अंदर की जाएगी, वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रिपरेशंस तैयार की गई हैं। नायब सदर जो कि इस बार लेह में यानी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर, सदर और मुख्तलिफ जगहों पर वुज़रा को जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी जो तकरीबात का हिस्सा बनेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशंस में जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद रहेंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि योगा डे के इवेंट में कोलकाता में रहेंगे, वेस्ट बंगाल के अंदर। पहला इंटरनेशनल योगा डे, इतना बड़ा और वसी कार्यक्रम या प्रोग्राम कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर होगा जब बीजेपी पहली बार एक ब्रूट या थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार में
आई है या सरकार बनाई है तो उसके बाद पहला इस तरह का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अहमदाबाद गुजरात के अंदर 21 तारीख को होने वाले योगा डे के प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। साथ साथ इतलात ये भी हैं कि वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जो कि लद्दाख जाएंगे और इतलात के मुताबिक बॉर्डर विलेज लुकुंद के अंदर लद्दाख में मौजूदा जो तरक्याती मंजरनामा उसका भी जायजा लेंगे। साथ साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन दूर दराज इलाकों में बॉर्डर विलेजेस में क्या काम हो रहा है उसको भी समझा जाएगा और उसका जायजा लिया जाएगा। रिमोट एरियाज के अंदर इस वक्त माइग्रेशन का एक बड़ा मसला था, उस पर हुकूमती सतह पर क्या इकदाम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, इस पर बात होगी। साथ साथ इतलात ये भी है कि मुल्क के नायब सदर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी मुलाकात करेंगे। ग्रास रूट लेवल पर जो इक्तिसादी हालात को बेहतर करने की कोशिश रहती है उसमें ये इदारे, ये ग्रुप्स, ये मेंबर्स क्या कर रहे हैं, और कई ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं जिनको तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिप्यूट किया गया है योगा डे के फंक्शन अटेंड करने के लिए। श्रीनगर आपको ले चलेंगे, गुलिस्तान नुमाइंदा इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, अपडेट कीजिएगा, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर में क्या कुछ इंतजामात हैं? को लेकर मैं बात करूंगा जो कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को होने जा रहा है, और जिस तरीके से आसिफ साहब ने भी वजाहत के साथ बताया, मैं तो कहूंगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर यूनियन मिनिस्टर को लेकर बात करें या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो ज्वाइन करेंगे आईवीडी फंक्शन अलॉन्ग विद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि एक सेलिब्रेशन के साथ साथ श्रीनगर में जी हाँ उनकी मौजूदगी होगी। योगा डे जो है ये हर साल मनाया जाता है, मगर इस बार अगर देखा जाए तो एक लार्ज स्केल पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस इवेंट को होल्ड करने जा रही है, जो कि मार्क ऑफ द डे होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख वीके सक्सेना, वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं खासतौर पर इस इवेंट को लेकर, जो कि एक इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाया जा रहा है। एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, खासतौर पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से हम देख रहे हैं सेंट्रल स्कीम्स को लेकर, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की है, स्टेम माइग्रेशन को लेकर बात की है, रिमोट बॉर्डर एरियाज को लेकर बात की गई है, और इसके साथ साथ उनका एक इंटरेक्शन डायरेक्टली रहेगा लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, यानी जहां पर वो उनके साथ मुलाकात होंगे, और उसके साथ जी हाँ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स, इसके साथ साथ वॉर मेमोरियल जो है वेटले को लेकर वहां पर वो जाएंगे, जहां पर वो एक पे रेस्पेक्ट के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल से मिलेंगे और उनकी खासतौर पे जो सेक्रीफाइसेस लाइव्स हुई है लाइन ऑफ ड्यूटी को लेकर। और इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूं कि यूटी ऑफ लद्दाख जो है ये फंक्शन जो है वेरियस प्लेसेस पर कर रहा है, जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकल सेंट्रल मिनिस्टर्स और डेप्यूटेड सेंटर डिफरेंट स्टेट्स के साथ साथ इस टेरिटरी डे को मनाया जा रहा है। मैं कह सकता हूँ मीनवाइल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल योगा डे जो है ये अक्रॉस कंट्री जो है एक लार्ज स्केल पर देखा जाता है, और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है योगा फॉर हेल्थ एजिंग, यानी अंडरस्कोर्स को लेकर अगर मैं बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल, तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर तकरीबात इस बार तमाम अजला में, तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, तहसील्स में, ब्लॉक्स में कार्यक्रम करने की तैयारी है। सीआरपीएफ, पुलिस अपनी जगह, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह, पंचायतों से लेकर, जहां नुमाइंदों की कमी तो इस बार है, लेकिन पंचायतों से लेकर निचले लेवल पर, जहां तहसील में, अलग अलग ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर भी प्रोग्राम किए जाएंगे, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक जगह मौजूद रहेंगे। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक जो मरकजी तकारीब होंगी, और इसके अलावा निचली सतह पर प्रोग्राम करने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत के प्लान, पॉलिसियों और प्रोग्राम्स की बात हो रही है, तो ज़रा हुकूमत की उस पॉलिसी की तरफ भी लिए चलते हैं जो जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट पॉलिसी कहलाती है, यानी नौजवानों की भर्ती का मामला। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर मुलाजमत पर जम्मू कश्मीर सरकार सवालों के घेरे में है, जिस पर हुकूमत ने अब जवाब दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्ज़ाम है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर उमर अब्दुल्ला सरकार अब मुलाजमतें इस वक्त दे रही है, जिसमें अपने रिश्तेदारों को, करीबियों को, जान पहचान वालों को एडजस्ट किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम बीजेपी का और पीजीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हुकूमत का एक जवाब आया है। पहली बात तो हुकूमत ने ये माना है, एतराफ़ किया है, इस बात की तस्दीक सरकारी तौर पर हुई है कि भर्तियां हो रही हैं, और अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 22,454 आउटसोर्स मुलाजमतों का दिफा हुकूमत कर रही है। ये तस्दीक भी कि 22,000 से ज़्यादा मुलाजमतें आउटसोर्सिंग के जरिए, मुख्तलिफ निजी कंपनियों के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिली है, जिनको बैकडोर अपॉइंटमेंट्स पीडीपी ने करार दिया। वहीद पर्रा बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे, इल्तिजा मुफ्ती बार बार उठा रही थी, और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने भी इन इल्जामात
को गुज़श्ता दिनों हुकूमत पर लगाया था कि उमर अब्दुल्ला सरकार आउटसोर्सिंग के जरिए नौजवानों को नुकसान पहुंचा रही है। अब जो तस्दीक हुई है हुकूमती सतह पर, एक तो इन इल्जामात को मुस्तरद किया गया कि साबिका हुकूमतों में भी ये सिलसिला चलता रहा, आज भी आउटसोर्सिंग का एक प्रोसेस है। सरकार ने 5 वर्षों में 1 लाख नौकरियां फराहम करने का वादा किया, वो उसके मुताबिक काम करेगी, लेकिन सरकारी मुलाजमत शफाफियत के साथ आगे बढ़े, प्रोसेस के मुताबिक हो, इस बात को यकीनी बनाने का फैसला हुआ है। अब हुकूमत के जवाब के मुताबिक 22,454 मुलाजमतें आउटसोर्स जब की गई हैं, तो इनमें सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, हाउसकीपिंग की ओहदे हैं, सिक्योरिटी से मुतालिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सफाई सुथराई वाले मुलाजमीन हैं, कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, वोकेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, वॉच एंड वार्ड हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, आईटी हैं। ये सारे वो ओहदे हैं जिनको जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भरा है आउटसोर्सिंग के जरिए। फिर हुकूमत के मुताबिक सरकार का एक पोर्टल है, जेम पोर्टल, GEM जिसका नाम है। इस पोर्टल के जरिए टेंडर्स निकाले जाते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैन पावर की जिन जिन डिपार्टमेंट्स को कमी थी उन्होंने टेंडर्स जारी किए, जिनके लिए सालाना तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कंपनीज के जब दफातर का पता चला तो पता चलता है कि कंपनियां जो 22 से 23,000 मुलाजमतें मिली हैं, इन मुलाजमतों को देने वाली जो कंपनियां, उनके ऑफिसेज कहां पर हैं? गुजरात में है, नोएडा में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और दिल्ली में, लेकिन इनमें अक्सरियत जम्मू कश्मीर के कंपनीज की है। फिर डेटा भी दिया गया है, 6,518 मुलाजमतें श्रीनगर में और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में, डायरेक्टरेट में ज़्यादा मुलाजमतें दी गई। सिक्योरिटी और सफाई के लिए आउटसोर्स की गई। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 2005, फ्लोरिकल्चर महकमे ने रामबन के ट्यूलिप गार्डन और चश्मा शाही का जो कृष्ण थीम पार्क गार्डन है उसकी तरक्की के लिए 3530, महकमा ज़राअत ने 1126, महकमा समाजी बहबूद या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मिशन वत्साले और जिला समाजी बहबूद दफ्तर जम्मू और मिशन शक्ति के लिए गुज़श्ता 2 वर्षों में 1,198 मुलाजमतें आउटसोर्स की हैं। फिर ये भी हुकूमत बता रही है कि जो अदायगियां हो रही हैं वो अस्पताल डेवलपमेंट फंड से की जाती है, जो मरीजों से हासिल होने वाली फीस और टिकटों के जरिए फंड्स या पैसा जमा होता है, तो LOP की तरफ से और PGP की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात की तरदीद भी की गई है, उनको मुस्तरद भी किया गया है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी गुलिस्तान न्यूज को पता चला है कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के 888 888 असामियां आउटसोर्स की गई हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन या RTC में आउटसोर्सिंग का अमल 2021 में शुरू हुआ था, जो इस वक्त भी चल रहा है, जो कंफर्मेशन कंसर्न अथॉरिटीज कर रही हैं। सो ये याद रखिएगा कि हुकूमत बनने के बाद मुलाजमतें देने का मुख्तलिफ महकमों के अंदर खाली असामियां पुर करने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन एक संगीन इल्जाम था कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं ऑन द नेम ऑफ आउटसोर्सिंग। उस पर हुकूमत का जवाब आया है। इमरान नाइकू के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, बड़ा अहम और हसास मामला है, नौजवानों के मुस्तकबिल का मामला है। क्या नौजवानों को मिलने वाली मुस्तकबिल में जो मुलाजमत थी वो खतरे में है, जो हुकूमत का जवाब आया उसके बाद? एक तो, और दूसरा, ये जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं नियर अबाउट 23,000, 22,500 के आसपास, ये शफाफियत के साथ हुई या वो इल्जाम कि ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं, रिश्तेदार अपने साथी करीबी एडजस्ट किए गए हैं? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। देखिए, जहां तक आउटसोर्सिंग का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं कि ये अभी जम्मू कश्मीर में एक डिबेट जो है वो बना हुआ है, जिस पर अपोजिशन अपनी तरीके से तनकीद कर रही है और गवर्नमेंट मौकफ अपनी जगह रख रही है कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने जो ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का जो इल्जाम आयद किया जा रहा है, तो उसका भी हुकूमत की तरफ से तनकीद की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि जैसे आपने फिगर्स में भी बताया कि तकरीबन 23,000 ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है जिन्हें प्राइवेट कंपनीज के जरिए से गवर्नमेंट के मुख्तलिफ तकरीबन 28 से 29 महकमों में तैनात किया गया है। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में ये आउटसोर्स करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इन मुलाजमीन को पेंशन नहीं देना है, आपको इनको जॉब सिक्योरिटी नहीं देनी है, आपको इनकी लाइबिलिटीज नहीं है और आपके पास इनका बुक सर्विस नहीं है। लेकिन जब हम नौजवानों के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो आउटसोर्स प्राइवेट जब आप किसी को लेते हैं तो पहली बात यह है कि इसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, दूसरा ये कि आप पेंशन से भी मुस्तफ़ा होते हैं, तीसरा ये कि आपकी सैलरी भी कम होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ये तो टेक्निकल पार्ट है इसका। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में हुकूमती स्तर पर इस आउटसोर्स को देखते हैं,
पहला ये इसमें ऐतराज है कि जब आप जेम पोर्टल पर किसी कंपनी को हायर करते हैं तो इसमें जब अप्लाई किया जाता है, यहां से कश्मीर से या जम्मू से पहला ऐतराज यह है कि यहाँ की कंपनीज एलिजिबल नहीं है कि वो किसी महकमे में जो है अप्लाई कर पाए, क्योंकि जब आपका जेम पोर्टल ओपन फॉर एवरीवन है, ओपन फॉर एवरीवन यह है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये पूरे मुल्क के लिए ओपन है। तो इसलिए इतनी बड़ी है कि जो आराम से जो है यहाँ की कंपनियों को साइड लाइन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो कंपनियां यहाँ पे अप्लाई करती है, जब वो उनकी सिलेक्शन होती है, तो उसके बाद भी अगर आप देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस उनका होता है, जब उनको तैनात करने होते हैं नौजवानों को, तो उसमें भी आप देखिए कि रेशो कि यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट कितनी है और बाहर की एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होती है। ये तो टेक्निकल पार्ट भी है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि गवर्नमेंट एक तरफ से ये कहती है कि हम 1 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। हमारे पास JKSSB का एक जो रिक्रूटमेंट बोर्ड हमारा है, और इससे मतलब यह है कि हम रिक्रूटमेंट बोर्ड को साइडलाइन करते अपना एक वादा जो हमारा 1 लाख का है उसको बालाए ताक रखते हुए अब हम आउटसोर्स कर रहे हैं। नो डाउट कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में आउटसोर्स बहुत अच्छा है, और ये सिर्फ कश्मीर या जम्मू का ताल्लुक नहीं है, बल्कि अगर आप देखिए मुल्की सतह पर भी या आलमी सतह पर भी इस वक्त ज्यादातर आउटसोर्स ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में किया जाता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें या फिर हम इक्विपमेंट्स या जो हमें वहां पे बाकी चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें आप आउटसोर्स की जाती है। ये जो इमरान आपने टेक्निकलिटीज बताई हैं कि तनख्वाह कम होना, वक्ती तौर पर रोजगार भी नौजवानों को मिल जाता है, पेंशन का एक दबाव नहीं रहता, क्या ये हुकूमत का एक खामोश एतराफ भी है कि जम्मू कश्मीर में महकमा खजाना पर दबाव है तो सरकार उससे भी जरा बचना चाह रही है? जाहिर सी बात है, जो 23,000 तकरीबन जो फिगर अभी सामने आया है कि गवर्नमेंट ने इनको आउटसोर्स किया है, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपनी तरीके से, इनका ये क्लेम है कि हमने नौजवानों को फिलहाल एंगेज कहीं पे किया है, लेकिन एतराफ भी अपनी जगह पे यह है कि जो आप जॉब दे रहे हैं वो तो सिक्योर नहीं है। कंपनी आपको किसी भी वक्त फायर कर सकती है, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपका पेंशन नहीं है, आपका TADA नहीं है, आपका PF नहीं है, आपका जो लेबर कोड है वो शायद अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो अपोजिशन की तरफ से एतराज किया जा रहा है वो इसी तनाजुर में है कि अगर आप सिक्किम सोरा को ही फिलहाल लीजिए, आप देखिए सिक्किम सोरा में कितने सालों से वहां कोई भर्ती नहीं हुए और कितनी पोस्ट्स वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की या बाकी स्टाफ की कितनी अभी वहां पे वैकेंट है, और वहां अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। इसी तरीके से आप देखिए हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, आप बाकी जो हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, लोग तो रिटायर हो रहे हैं लेकिन नए लोगों को तैनात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो अमल है, प्रोसेस है, उसमें वो उनका पड़ा है। अब ये जो आउटसोर्सिंग का तरीकाकार इमरान अपनाया गया है, अब जब कंपनी बाख्तियार है इसके लिए, वो कहीं से भी बैठकर आउट ऑफ द स्टेट किसी को भी फायर कर सकती है अपनी मर्जी से, तो फिर गवर्नमेंट जॉब इसको क्यों कहे? तो गवर्नमेंट तो इस डेटा को उसमें एनालाइज कर रही है कि ये 1 लाख वाले आंकड़े में से मैंने 25,000 का आंकड़ा छू लिया है। इसका मतलब ये है कि ये एक महज वक्ती तौर पर एडजस्ट करने की कोशिश है, गवर्नमेंट जॉब प्रॉपर नहीं है, विदाउट एनी सिक्योरिटी, फिर कंपनियां भी उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहीं और किसी और स्टेट से चल रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे मैंने आगाज में ही कहा कि जब आप प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स करते हैं और वो फिर एम्प्लॉयमेंट देती है, तो गवर्नमेंट क्या उसके बाद गवर्नमेंट का उसके साथ कोई जो है वास्ता नहीं रहता है, और ये कंपनी फिर उसके बाद अथोराइज है कि जो उनके थ्रू मुलाजिम हॉस्पिटल्स में लगे हैं या किसी डिपार्टमेंट में तैनात हुए, तो वो कंपनी बाद में डिसाइड करती है उसको रखना है नहीं रखना है। इसीलिए जो मैंने आगाज में कहा कि जब आप थ्रू आउटसोर्स करते हैं तो सबसे पहली इसमें जो लूप होल है या इसमें जो डिमेरिट है वो ये है कि एक नौजवान को आपने हायर किया थ्रू आउटसोर्स एक कंपनी के जरिए, लेकिन जॉब की जरा दूसरी खबर पे भी जरूर जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि नौजवानों का मसला है तो कुछ एतराजात नर्सिंग के स्टूडेंट्स के भी। जरा खबर बताइएगा, उसके बाद वापस इमरान आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल, बात भर्तियों के हवाले से हो रही है तो बात नर्सिंग की भी करते हैं, क्योंकि नर्सिंग के मामले में भी जो भर्ती हुई है उस पर एतराज जाहिर किया गया है। जम्मू कश्मीर में नर्सिंग उम्मीदवारों का 10+2 आर्टिस्ट बुनियाद पर उन्हें भर्ती से इखराज किया गया है, जिस पर उन्होंने एतराज जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के नर्सिंग उम्मीदवारों के एक ग्रुप ने हुकाम से अपील की है कि उन्हें भर्ती के अमल से महज
10+2 आर्ट्स स्ट्रीम की बुनियाद पर खारिज किए जाने के फैसले पर नजरसानी की जाए। हालांकि उनके पास मतलूबा पेशावराना नर्सिंग अहलियत मौजूद है। उम्मीदवारों के मुताबिक खासकर JNM डिप्लोमा होल्डर्स और लेटर एंट्री के जरिए नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर और हंदवारा में एकेडमिक अरेंजमेंट भर्तियों के लिए नाअहल करार दिया गया है। और नर्सिंग तलबा का इस हवाले से कहना है कि उन्हें मौसूला नोटिफिकेशन में सिर्फ तालीमी स्ट्रीम की बुनियाद पर रद्द किया गया है, जो कि दीगर भर्ती इदारों जैसे JKSSB और NORCET के मयार से मुख्तलिफ अच्छा, है। हम वो लिस्ट भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो हम तक पहुंची है। इमरान, कुछ तलबा ये कह रहे हैं कि वो एलिजिबल हैं, उनके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है, इस फील्ड में वो काम कर सकते हैं, तजर्बा है और रोजगार का भी एक मौका तो था ही। दूसरा, खाली असामियां नए GMCs के अंदर हैं फ्रॉम उधमपुर टू हंदवारा, लेकिन 10+2 आर्ट्स की बुनियाद पर उन्हें बाहर कर देना, उनको लिस्ट से बाहर कर देना, ये काबिल अफसोस है। क्या ये एक संगीन मसला बन रहा है महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के लिए जम्मू कश्मीर में? देखिए आसिफ साहब, बार बार हम इस चीज का जिक्र करते हैं, ये सिर्फ इन डिप्लोमा होल्डर्स या जो नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स है, जो उम्मीदवार है, ये इनका ही मसला नहीं है। बल्कि अगर आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के जो MBBS इंटर्नशिप इस वक्त हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उनका जो स्टाइफन है एज कम्पेयर टू अदर यूटीज एंड स्टेट्स ऑफ द कंट्री या लद्दाख के साथ आप उनको कंपेयर, उसमें वो तो बहुत कम है। 60-40 का रेशियो बहुत कम है। और यही सूरत हाल यहाँ पे भी है। और इसीलिए ये मसला पिछली बार हमने मिनिस्टर साहिबा से भी पूछा था और उन्होंने एश्योर किया था कि इस पे नजरसानी की जाएगी और गवर्नमेंट सारी चीजों को लेकर रिव्यू कर रही है। लेकिन बात यही है कि यहाँ जो हम पॉलिसीज बनाते हैं या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो इस सिस्टम में जो लोग जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनको इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए बड़ी संजीदगी से देखने की जरूरत है। आप स्टूडेंट को पहले डिग्री करवाते हैं, आप स्टूडेंट को पहले किसी कोर्स के लिए अहल करा देते हैं, बाद में जब वो कोर्स कंप्लीट किया जाता है, डिग्री कंप्लीट की जाती है और उसके बाद जब वो कहीं अप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं वो इनएलिजिबल है। ये तो एक अलमिया है, इसमें स्टूडेंट की या उम्मीदवार की कोई खता, कोई गलती नहीं है। एक तो जो लोग ये नोटिफिकेशन जब निकालते हैं उसमें जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एटलीस्ट गवर्नमेंट को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा ये कि जो मिसमैनेजमेंट है, जो हमारे इस सिस्टम में मैसअप है, अब मैं जैसे मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इस तरीके की खामियां पाएंगे। तो अब ये सिर्फ 10+2 आर्ट स्टूडेंट्स का ताल्लुक नहीं है, डिप्लोमा होल्डर्स का ताल्लुक नहीं है, जो नर्सिंग कैंडिडेट्स है उनका ही मामला नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज बाकी ऐसे भी आप देखेंगे कि इस अच्छा, ये क्या हमें तो पता चला है कि अचानक से कहीं गाइडलाइंस तब्दील की गई, ये बदइंतजामी हुई कहाँ कि पहले जो सारे तलबा और वो भी इस काम में माहिर है, तजर्बा उनके पास है, कागजात पूरे उनके पास हैं, सारी लवाजमात करने के बावजूद, पूरी करने के बावजूद अचानक कहा जाता है कि 10+2 आपने जो आर्ट्स में है उनको बाहर कर दिया जा रहा। तो दैट मीन्स वहां पर भी एक प्रेशर रहा, जो बदइंतजामी का एक नतीजा हमने देखा। पोस्ट खाली है और एलिजिबल क्राइटेरिया में आने के बावजूद भी नौजवानों को मौका ना मिलना, ये जैसे मैंने कहा कि ये तो अफसोस है कि गवर्नमेंट को बड़ी संजीदगी से इन चीजों को देखना चाहिए। नौजवान डिप्रेशन का शिकार है, ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है, जो शरह है, वो बढ़ती जा रही है। हम तो ग्राउंड पे आसिफ साहब काम करते हैं, ये हम देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारी एक छोटी सी जो हमारी बसारत अपनी तर्ज की है, उसमें हम देख रहे हैं कि खासकर मैं कश्मीर की बात करूं कि सूरत हाल कितनी गंभीर और खराब है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इन नौजवानों की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से इस वक्त रद्दमल भी साथ साथ आ रहा। आप कोशिश करिएगा दिन में कि कंसर्न मिनिस्ट्री से जिम्मेदारान से बात हो, क्योंकि कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में एक तहरीरी नोट भी गया है, शायद उसका भी कोई जवाब आए, कोशिश रहेगी और दिन में जरूर इस पर कोई ऑफिशियल वर्जन भी आए। बहुत शुक्रिया फिलहाल ज्वाइन करने के लिए। लेकिन नर्सिंग उम्मीदवारों की मुश्किलें बड़ी हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर हो, असामियां होने के बावजूद भी मुश्किलात हैं। फिर जब रिजेक्ट इन सारे लोगों को किया गया, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आई कि आपने जरूर नर्सिंग में डिप्लोमा किया होगा, मेडिकल फील्ड में आप जरूर माहिर होंगे, लेकिन आप 10+2 आपने आर्ट्स बुनियाद पर किया है, तो इस बुनियाद पर आपको निकाला गया है। अब सारा ये एलिजिबल क्राइटेरिया में होने के बावजूद भी एक बड़ी तादाद नौजवानों की अनफॉर्चुनेटली इनको बाहर दिखाया गया। फिर जम्मू कश्मीर स्टेट पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो क्राइटेरिया सेट किया गया है
उस क्राइटेरिया में आने के बावजूद भी नौजवानों को मायूसी हाथ लगी है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, दिन में कोशिश रहेगी कि जरूर दोबारा ऑफिशियल से सिलसिले में बात हो पाए, कोई रास्ता निकालने की कोशिश। वक्त यहां छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे। कुछ और खबरें प्रोग्राम सलाम जेके में, ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ बड़ी और अहम खबर है वो आपके सामने रखेंगे। बात सेहत शोबे के हवाले से करेंगे, मरीजों के हवाले से करेंगे और मरीजों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि जो निजी तबी इदारे हैं उन्होंने जो सेहत स्कीम के हवाले से जो सेहत स्कीम है उसे मौखर करने का ऐलान किया था, लेकिन अब इतलात ये है कि मामला हल हो गया। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो वज़ीर सेहत सकीना इद्दू का भी इस पर बयान आया था कि जो निजी इदारों के जिम्मेदारान हैं उनसे बातचीत चल रही है। और अब बड़ी खबर ये कि 175 करोड़ रुपए की वागुजारी को मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत ने 175 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है और अब हुकूमत की यकीन दहानी के बाद निजी अस्पतालों ने इस सेहत स्कीम को जारी रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत काम करने वाले निजी अस्पतालों और डायलिसिस मराकज़ ने हुकूमत की जानिब से बकाया रकूम की अदायगी की यकीन दहानी के बाद 30 जून के बाद भी खिदमात जारी रखने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक सेहत और तिब्बी तालीम
सकीना इतू ने स्कीम के तहत निजी अस्पतालों की अदायगी के लिए 175 करोड़ रुपए की फिलहाल मंजूरी दे दी है। ताहम ये रकम अभी स्टेट हेल्थ एजेंसी के अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुई है, जिसके बाद ही अस्पतालों को अदायगी का अमल शुरू होगा। बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से फंड्स की मुंतकिली में तकरीबन मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। इससे कबल निजी अस्पतालों की तंजीम ने 1 जुलाई से स्कीम से दस्तबरदारी की धमकी दी थी और इतलात के मुताबिक आला हुकाम ने आज निजी अस्पतालों के नुमाइंदों से मुलाकात की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि बकाया अदायगियाँ जल्द जारी की जाएगी। और इस यकीन दहानी के बाद तंजीम ने अपना मौक़िफ़ नरम करते हुए खिदमात जारी रखने पर आमादगी जाहिर किया। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे। श्रीनगर से नातिका भट्ट मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। नातिका, अपडेट कीजिएगा, ये जो यकीन दहानी कराई गई है हुकूमत की तरफ से कि जो बकाया जात है वो वागुज़ार किए जाएंगे, क्या इस पर जो निजी अस्पतालों के ज़िम्मेदारान हैं क्या उनका मौक़िफ़ है? क्या ये माने कि जो सेहत स्कीम है वो जारी रखी जाएगी? देखिए, अच्छी खबर ये है कि अब इस सेहत स्कीम की बेनिफिशरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्विस जो है वो मिलती रहेगी। जैसे कि अगर पहले की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर्स ने पहले ही वार्निंग दी थी कि 1 जुलाई से सेहत स्कीम से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उनको सरकार से जो है पैसे टाइम पर नहीं मिल रहे थे। लेकिन अगर इस वक्त की बात करें तो अभी के लिए सेहत आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बात नहीं हो रही है। सरकार ने अब 175 करोड़ जो है वो रिलीज करने की मंजूरी दे दी है ताकि हॉस्पिटल्स की पेंडिंग बिल्स जो है वो चुकाई जा सके। उसके साथ साथ स्टेट हेल्थ एजेंसी SHA ने हॉस्पिटल्स को भरोसा दिया है कि पेमेंट जल्द ही जाएगी। इस एश्योरेंस के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कहा है कि वो 1 जुलाई से स्कीम नहीं छोड़ेगी और पेशेंट्स का इलाज जो है इसी तरीके से जारी रखेगी अगर कम से कम 3 महीने का पेंडिंग पेमेंट क्लियर नहीं कर दिया जाए। यानी कि अगर हम बात करते हैं 3 महीने का पेमेंट जो है, पहले उन्हें पेंडिंग पेमेंट क्लियर करना है, उसके बाद ये स्कीम जो है वो लगातार जारी रहेगी। अब अगर लोगों को सेहत कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल प्राइवेट पैनल हॉस्पिटल्स में करना है तो फिलहाल ट्रीटमेंट और कैशलेस फैसिलिटी जो है वो इस तरीके से जारी रहने की उम्मीद है। 1 जुलाई से अचानक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की स्कीम से निकालने का जो खतरा था वो फिलहाल टल गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है कि वो जो है पेंडिंग पेमेंट क्लियर करेंगे और 175 करोड़ जो है वो रिलीज करेंगे। नातिका, क्या इस बारे में कोई मालूमात है कि असल में ये कितनी रकम है जो अभी पेंडिंग है? अगरचे 175 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर अभी कितनी रकम है जो अभी पेंडिंग है? जी, अगर बात करते हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स का कहना है, जैसे कि उनका कहना है कि 3 महीने की सैलरी जो है वो पहले ही उन्हें पे करना है, यानी कि काफी ज्यादा रकम जो है वो बनती है। इसलिए उनका कहना है कि जब तक वो 3 महीने की पेंडिंग पेमेंट जो है वो रिलीज नहीं करते हैं उसके बगैर जो है ये नहीं जारी नहीं रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि इस वक्त हम 175 करोड़ रिलीज करेंगे और बाकी के जो भी पैसे हैं वो भी धीरे धीरे रिलीज करेंगे, लेकिन ये स्कीम जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। मरहलावार तरीकों से जो बकाया जात है उनकी अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त ये और मरीजों को भी बड़ी राहत ये कि सेहत स्कीम फ़िलहाल निजी अस्पतालों में भी जारी रहेगी और मामला हुकूमत के साथ टेकअप किया गया है और जल्द ही जो निजी इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उन्हें मरहलावार तरीके से हल किया जाएगा ताकि उनके भी मुश्किलात हल हो और मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बात जब सेहत शोबे के हवाले से हो रही है तो बात काश्तकारों की भी करते हैं, क्योंकि काश्तकारों के हवाले से भी एक अहम और बड़ी खबर है। जो सेब बागात है उनमें बड़े पैमाने पर जो फल है, जो सेब है वो गिर रहा है, जिसको लेकर के जो काश्तकार बरादरी है वो तशवीश में मुब्तला है। और ख़ासकर जनूबी कश्मीर के शुपियाँ से इतलात है कि मुतअद्दिद सेब बागात में जो सेब का फल है वो गिर रहा है और इस हवाले से कई तरह के इल्ज़ामात लगे हैं, क्योंकि दवा का छिड़काव भी हुआ है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद उस वजह से ही मामला पेश आया हो और बागात में गैर मामूली फल गिरने का मसला पेचीदा हो गया है। फंजी साइड पर शक जाहिर किया जा रहा है और फिलहाल काश्तकारों को एक तरफ से जहां भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है तो ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। जनूबी कश्मीर के ज़िला शुपियाँ में सेब की बागात में गैर मामूली तौर पर फल गिरने के वाक़यात सामने आने के बाद बागबानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। काश्तकारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि हाल ही में इस्तेमाल की गई फंजीसाइड इस नुकसान की मुमकिन वजह हो सकती है। मुतासरा इलाकों में सगू,
हंधामा और अतराफ के इलाके शामिल है, जहां स्प्रे के चंद दिन बाद ही सेब के दरख्तों से बड़ी मिकदार में फल गिरना शुरू हो गया है, जिससे किसानों को भारी माली नुकसान का खदशा है। बागबानों का कहना है कि उन्होंने हमेशा की तरह खाद और ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल किए, तब इस बार गैर मामूली तौर पर फसल मुतासर हुई है। साथ ही साथ बाज़ बागात में तकरीबन आधी फसल मुतासर हो चुकी है, यानी आधा फसल जो है वो पेड़ से पहले ही गिर चुका है। इत्तलात के मुताबिक महकमा हॉर्टिकल्चर के एहलकारों ने मुतासरा बागात का मुआयना भी किया और स्प्रे शेड्यूल का जायजा भी लिया, और मुआयने से पता चला कि मुख्तलिफ बागात में मौकूज़ैब बेसल फंजीसाइड और दीगर अद्वियात के इस्तेमाल की तफसीलात सामने आई है, और महकमे ने मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए लेबॉर्ट्री टेस्टिंग का फैसला किया है, जबकि मुश्तबा ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल पर फ़िलहाल आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। काश्तकारों का मुतालबा है कि अगर किसी दवा या कंपनी की गफलत साबित होती है तो उन्हें फौरी तौर पर मुआवजा भी फराहम किया जाए। शुपैया आपको लिए चलेंगे गुलिस्तान नुमाइंदा शाह इरशाद मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा। एक तो ये कि क्या असल में ये क्या मामला है, कितना फल है जो सेब के दरख्त से गिर रहा है, और कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं? देखिए ज़हूर, ये आज का ही वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी जो है शोपियां में ऐसे वाक़ा रोनमा हुए, मगर इस पे जो है किसी की नजर नहीं गई। आज जो है मैं आपको बता दूं, जो ही एक ग्रोवर ने दवा छिड़का एम सुपर 50 सुपर कुछ ऐसा कुछ स्प्रे है, जो ही उन्होंने ये छिड़का, उसके फौरन 4 घंटे के बाद जो उसका जो सारा फ्रूट है वो जमीन पे उन्होंने जो है देखा है। जब उन्होंने मैन्युफैक्चर ही देखा तो स्कैन करके उसका जो है 1 साल हुआ है एक्सपायरी हुई। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट की जानिब से न इन दुकानों की चेकिंग हो रही है, न किसी की पूछताछ की जा रही। डिपार्टमेंट जो है से मस नहीं हो रहे। ये आज मैं बता दूं कि बिल्कुल ये तकरीबन जो है 80% नुकसान हुआ है शोपियान के अंदर। रीजन यही है कि जो नकली या एक्सपायर दवाई जो बेचे जा रहे, उसके नतीजे में जो शोपियान के जो अवाम है, जो शोपियान के लोग है, वो कहीं ना कहीं जो है मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जी इरशाद, ये बताइएगा, एक तो ये कि कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, काश्तकारों को नुकसान हुआ है, दूसरा ये कि जो डिपार्टमेंट है उनका इस पर क्या जवाब है? देखिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं एरिया बता दूं, इसमें एरिया जो है कसडोरा है, ये आलूरा है, ईगाम है, ट्रेंस है, ऐसे एरिया है। आपको बता दूं कि जो ये एरियाज है बिल्कुल ये यहाँ पे इनका रोजगार सब कुछ जो इसी फ्रूट पे मुंसलिक है। जब ये फ्रूट ही नहीं रहे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, जो ही डिपार्टमेंट को फोन किया जा रहा है, जनाब हमारी बात को इतना नुकसान हुआ है, डिपार्टमेंट तकरीबन जो है 6 घंटे के बाद वहां पे आता है। जनाब हम सैंपल लेते हैं, उसके बाद 3 दिन के बाद आपको रिपोर्ट दिया जाएगा क्या ये वाकई में एक्सपायर दवा है या नहीं। अभी तक जो है उसका रिपोर्ट इन ग्रोवर को नहीं मिला है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोकल लोग उन्होंने इस बात को लेके जो है डीसी साहब के पास गए, उन्होंने उनको बोला कि जनाब हमारे दुकान, यहाँ की जो दुकान है उनके पास जो है नकली दवा या एक्सपायर दवा उनको रोक लिया जाए। मगर मैं जहां तक मैं देख रहा हूँ वो स्मगलर जो है अपनी काम जो है अच्छे तरीके से कर रहे। जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शुपैया से शायर शाह तफसीलात फराहम कर रही और बता रही थी कि काश्तकारों की उम्मीदों पर, उनकी मेहनत पर पानी फेर गया है। मुतअद्दिद शुपैया के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सेब के बागात में गैर मामूली तरीके से फल गिर रहा है, जिस वजह से तकरीबन आधा फल, या जिस तरीके से इरशाद बोल रहे थे कि 80 से 70% फल जो है वो पहले ही गिर चुका है। ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल रही है, अचानक से सालाबारी हुई, तेज़ हवाएं चली, बारिश हुई, उसमें भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा। वो मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। अब ज़रा रुख करते हैं मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम लद्दाख का, जहाँ लद्दाख के मकामी सनत के लिए एक अच्छी खबर है और हुकूमती सतह पर जो इक़दाम अभी तक उठाए जा रहे थे कि बैनुल-अक़वामी शनाख्त उन तमाम प्रोडक्ट्स को मिले, उन तमाम मसनूआत को मिले जो मकामी सतह पर तैयार की जाते हैं, उसको वो पहचान, वो दर्जा दिलाने के लिए, वो इज़्ज़त बख्शने के लिए हुकूमत ने जो इक़दाम किए थे उसके मस्बत नताइज आना शुरू हुए हैं। लद्दाख के 8 ऐसे प्रोडक्ट्स, 8 ऐसी दस्तकारी की मसनूआत हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिल गया है, और इसका ऐलान खुद हेड ऑफ द स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख VK सक्सेना की तरफ से किया गया। मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा तो थी, लेकिन मुश्किल नज़र आ रहा था अभी तक कि आलमी सतह पर इनको शनाख्त मिले, लेकिन वो शनाख्त हासिल हुई। 8 की जो रिवायती हैंडीक्राफ्ट की मसनूआत हैं, इनको आप ये कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग जिसको आप कहते हैं, इससे नवाज दिया गया है। और
ये मसनूआत जिनमें लद्दाख में चिली टेक्सटाइल, थमगा, लद्दाख पेंट, काबू, नाम्बू टेक्सटाइल, लद्दाख पश्मीना टेक्सटाइल, चिलिंग मेटल वर्क और लिकर पोट्री भी शामिल है। और इस एजाज से न सिर्फ इन रिवायती प्रोडक्ट्स या जो मसनूआत हैं उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, बल्कि कौमी और बैनुल-अक़वामी मंडियों में, मार्केट में इनकी शनाख्त और मांग या डिमांड में भी इजाफा होने वाला है, इस तरह की तवक्को है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इस कामयाबी को लद्दाख के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया है, जिनके मुताबिक एक महज सर्टिफिकेट नहीं बल्कि लद्दाख के जो काश्तकार हैं, काम करने वाले लोग हैं, फनकार हैं, कारीगर हैं, उनकी सदियों पर मुहित जो सकाफती विरासत है उसका एतराफ़ ग्लोबल मार्केट में हुआ है। और GI टैगिंग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जब मिला है तो लोकल जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं इनको आलमी सतह पर शनाख्त, इनको सिक्योर करने और बेहतर मुआशी मौका फराम होगा। लद्दाख इंटरनेशनल मार्केट में अपनी तवज्जो का मरकज़ जो है वो एक तरह से इन प्रोडक्ट्स की वजह से बनेगा। दूसरी तरफ माहिरीन की इस पर यह भी राय है कि किसी मखसूस इलाके से वाबस्ता मुनफरिद मसनूआत की असलियत, मयार, नकली प्रोडक्ट से बचना सकाफती अहमियत को GI टैग तस्लीम भी करता है, उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दैट मीन्स ये ओरिजिनल लद्दाख की चीज़ें हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इससे पहले रिक्स्ते कारपो खुबानी, लद्दाख की पश्मीना, शिंग तसाक को भी GI टैग मिल चुका है, जबकि नई 8 रजिस्टर्ड ये जो रजिस्ट्रेशंस हैं इनके बाद लद्दाख की रिवायती प्रोडक्ट्स या मसनूआत को आलमी सतह पर एक और शोहरत हासिल हुई है, शनाख्त मज़ीद मजबूत हुई है, बढ़ गई है। तो कम अज़ कम ये आप कह सकते हैं कि उस तरफ हुकूमती सतह पर जो इक़दाम अभी तक किए जा रहे थे उसका एक अच्छा और खातिर खा नतीजा है, जिसके लिए लद्दाख या लद्दाख की आप कह सकते हैं जो मकामी कारीगर हैं उनके लिए राहत की बात है। अब ज़रा चलते चलते आपको ज़रा उस कमेटी के बयान की तरफ भी लिए चलते हैं जिसने जम्मू कश्मीर में मुंतज़मीन से या मुतलकीन से जवाब मांगा है। मुख्तलिफ जगहों पर चाहे वो ज़मीन में हो या फ़िज़ा में आलूदगी से बचा जाए और कचरे की मुनासिब कहीं पर डंपिंग हो, आलूदगी से बचा जाए, माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो। इस सिलसिले में कंसर्न कमेटी की तरफ से इसका जायजा लिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का खात्मा जरूरी कमेटी की तरफ से करार दिया गया है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी समेत अहम तरीन शख्सियात या इस कमेटी का हिस्सा जो मेंबर हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है मुख्तलिफ जगहों पर माहौलियात को नुकसान पहुंचा जा रहा है। कमेटी ने अब इस बात की सिफारिश कर दी है कि वो फौरन से इस तरह के इक़दाम उठाएं, प्लास्टिक का जो सोल्यूशन है वो निकाला जाए। जम्मू कश्मीर असेंबली की जो बनाई गई माहौलियाती कमेटी है जिसने यूनियन टेरिटरी में बढ़ती हुई प्लास्टिक से आलूदगी पर तशवीश का इजहार किया है और सरकार से, हुकूमत से सिंगल यूज प्लास्टिक समेत तमाम अक़साम की जो प्लास्टिक है उसके इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के मुताबिक प्लास्टिक का ये जरिया या जो दरीग इस्तेमाल हो रहा है, बेदरीग इस्तेमाल माहौलियात के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए, आबी ज़खायर के लिए, अवामी सेहत के लिए और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए संगीन खतरा बनता जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पब्लिक हेल्थ और पायदार तरक्की के वसी तर मफाद में पूरे जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए जाएं। ये कमेटी जो जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भी हिदायत दे रही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खात्मे के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। खासतौर पर सयाती मकामात जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मजहबी मकामात हैं, ज़ियारत गाहें हैं, दरगाहें हैं और माहौलियाती तौर पर जो हसास इलाके उन इलाकों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। इस इजलास में श्रीनगर के अचिन के अंदर जो लैंड फिल साइट है और जम्मू के भगवती नगर डंपिंग साइट का जो मनफी माहौलियाती असरात हैं उसका भी जायजा लिया गया। तो कमेटी ने इन मकामात पर जो जमा शुदा पुराना कचरा है साइंसी बुनियादों पर वेस्ट प्रोसेसिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत पर अमल दरामद और अचन के अंदर मुजव्वज़ा इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की पेशरफ्त से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कमेटी ने दरियाए तवी, सुरनसर झील, मानसर झील में आलूदगी के मसाइल पर भी तफसीली मालूमात तलब करते हुए मुतलका महकमों को मौके पर मुआयना करके तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के इक़दाम पर रिपोर्ट पर पेश करने के लिए कहा है। और तवी नदी के अंदर गंदे नाले और जो सीवरेज का अखराज है, आलूदगी की सतह बढ़ रही है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, इन मंसूबों को और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशरफ्त का भी जायजा लिया है और कंसर्न अथॉरिटीज से रिपोर्ट तलब की है। कमेटी के चेयरमैन
मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की सदारत में इजलास में सारी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। तो ये वो खबर जो जम्मू कश्मीर के माहौलियात के ताल्लुक से काफ़ी अहम है। अब हुकूमत से जब ये कहा गया है कि वो इस तरह का सख्त फैसला ले, सिंगल प्लास्टिक यूज़ पर हुकूमत की जानिब से पॉलिसी या प्लान तरतीब देकर अहकाम जारी किए जाएँ, उमर अब्दुल्ला से भी अपील की गई है। वक्त यहाँ जोड़े से ब्रेक का है, 10 बजने वाले हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन। सलाम जीके में बस इतना ही। ज़हूर और आसिफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।